अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन के बटन को क्लिक करें। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही अजीब न्यूज़ पढ़ी और मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। वो न्यूज़ ये है कि अरब की हरमा रोएगी एंड द ऑपरेशन एंड बिगिन्स। ये इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने बोला है कि अरब की हर माँ रोएगी और ऑपरेशन द एंड बिगिन्स हो चुका है। यानी वो ऑपरेशन जो कि 7 अक्टूबर के बाद से जारी था। बेसिकली ये जो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट हुआ इसको ठीक 2 महीने हो चुके हैं और उस ग्राउंड इन्वेजन में इसराइल के साथ कोई भी नहीं, इवन यूएस भी। जो बाइडेन की स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी और नहीं सुनी, तो जो बाइडेन ने कहा था कि इसराइल के लिए गज़ा स्ट्रिप का ग्राउंड इन्वेजन बहुत ज़्यादा डेडली साबित हो सकता है और वो डेडली इस तरह है कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरे वेस्ट एशिया में वॉर जो है वो फैलती जा रही है। रेड सी जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं, उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कल रात झड़पें हुई हैं यूएस और ईरान के बीच में और इसके नतीजे में आपने देखा होगा कि कल 2 ब्लास्ट हुए ईरान में और इसके अलावा लेबनान के जो शहर है बेरूट उसमें भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ से हुई हैं। क्योंकि हर तरफ से इसराइल के वॉर स्टार्ट हो चुकी है और ये ग्राउंड इन्वेजन का ही नतीजा है। अगर मैं डेथ टोल की बात करूँ तो 22,724 डेथ हुई हैं और अब तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इतनी डेथ्स हो चुकी हैं और उसमें कल एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ गाज़ा स्ट्रिप में, जो कि मुझे बताते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है और मैं यूट्यूब पे वो वीडियोज़ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं क्योंकि अगर हम लोग अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और हमारे चैनल्स पे पाबंदी लगा दी जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आने लग जाती हैं इस पर, तो यूट्यूब चैनल पर अब विजुअल्स दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कल गाज़ा स्ट्रिप में एक और हॉस्पिटल पे इसराइल ने बमबारी की जिसके नतीजे में 5 न्यूबॉर्न बच्चे, जो कि ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे, वो शहीद हो चुके हैं। यानी कल ही उनकी पैदाइश हुई थी और कल ही उन पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये है कि यूएन के रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। यानी अब यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो शेल्टर होम्स हैं और उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी सेफ नहीं रहे। ख़ैर इसके बारे में हम बात करेंगे मज़ीद, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है, ईरान और यूएस की टेंशन जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। कल ईरान में जो 2 ब्लास्ट हुए हैं, उनके जो एक्स जर्नल हैं, उनकी 4th बरसी थी, उस पे 2 ब्लास्ट हुए हैं। जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ईरान का बहुत ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। आयतुल्लाह ख़मीनी जो कि उनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो डायरेक्टली जंग चाहता है। उसके अलावा इब्राहिम रेज़ी ने भी कहा है कि हम किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं यूएस के अंदर। यानी अब ईरान ने ये धमकी दे दी है कि हम यूएस के अंदर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसके नतीजे में कल रात को क्या हुआ कि रेड सी में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कि यूएस ने अपनी कोएलिशन फोर्सेस, जिसमें तकरीबन 10 ममालिक की फोर्सेस शामिल हैं, वहाँ पर रेड सी में तैनात की हुई हैं क्योंकि हूतीज़ और यूएस के बीच में पहले भी टेंशन्स रही हैं क्योंकि हूती जो है वो इसराइल के सारे जो कार्गो शिप्स हैं उस पर अटैक कर रहा था ताकि इसराइल तक ये कार्गो शिप्स जो है वो ना पहुँच सके। तो उसके नतीजे में यूके और यूएस के शिप्स, नेवी शिप्स भी यहाँ पर आ गए और उसके बाद 2-3 दिन पहले की बात है कि ये ईरान ने भी अपने वॉरशिप्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, जिनको डिस्ट्रॉयर का नाम कहा दिया गया था। लेकिन उन डिस्ट्रॉयर्स के ज़रिए कोई अटैक नहीं होता। लेकिन कल रात को यूएस और ईरान के जो वॉरशिप्स हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा फायर का तबादला हुआ है। इस टाइम अगर आप लोग ग्लोब पर देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर वॉर होती हुई नज़र आ रही होगी। 2022 से हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और अब पिछले साल अक्टूबर से हमास और इसराइल के बीच में जंग हो रही है और गाज़ा स्ट्रिप इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अगर हम रशिया, यूक्रेन और इसराइल और हमास की वॉर का कंपैरिज़न करें, तो इन दोनों का कोई कंपैरिज़न बनता ही नहीं है क्योंकि जेनोसाइड एक तरफ हो रहा है और एक तरफ लैंड पर कब्ज़ा हो रहा है। लेकिन जेनोसाइड की आड़ में इसराइल भी गाज़ा स्ट्रिप पर कब्ज़ा कर रहा है, जो कि हमेशा से वो करता आ रहा है और जितना इलाका आज तक उसने पैलेस्टाइन के लोगों से लिया है, वो इसी तरीके से ही लिया है।
लेकिन यूक्रेन और गाज़ा स्ट्रिप में फ़र्क ये है कि यूक्रेन से लोग जो हैं वो इवैक्यूएट कर गए थे, पूरे यूरोप की सपोर्ट हासिल है। लेकिन इस टाइम पैलेस्टाइन के जो लोग हैं गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले, उनको किसी भी किस्म की सपोर्ट की हासिल नहीं। साउदर्न बॉर्डर इजिप्ट के साथ टच होता है, लेकिन किसी ने बॉर्डर उनके लिए ओपन नहीं किया। इसके अलावा नॉर्दर्न देखें तो इज़राइली टच होता है, ईस्टर्न देखें तो इज़राइली टच होता है और वेस्टर्न साइड देखें तो समंदर है। अब वो क्या करें, समंदर में तो जा नहीं सकते और बाकी बॉर्डर जो है वो ज़्यादा इसराइल के साथ टच होता है। लेकिन एक फ्रंट हमेशा से एक्टिव रहा है, वो है लेबनान का फ्रंट, जो कि पैलेस्टाइन के गाज़ा स्ट्रिप के साथ टच भी नहीं होता, लेकिन इसराइल के साथ ज़रूर टच होता है। और कल रात भी बहुत ज़्यादा शदीद झड़पें हुई हैं पिछले 3 महीनों से। हिज़्बुल्लाह की जानिब से, जो कि लेबनान के प्रॉक्सी है, ईरान की सपोर्ट उसको हासिल है। वो जो है वो इन दोनों इसराइल और लेबनान के बीच में उनको डाइवर्ट करने के लिए बहुत, मैं कहती हूँ कि शानदार कार्रवाइयाँ होती हैं लेबनान की जानिब से। लेकिन लेबनान की कल बेरूत, जो उसका बॉर्डर टच भी नहीं करता, काफ़ी दूर है इसराइल से, वहाँ पर कल एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इससे एक बात समझ आती है कि वेस्ट एशिया इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वहाँ पर वॉर किसी भी लम्हे सर उठा सकती है। लेकिन दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, वो इस टाइम खामोश हैं। लेकिन रेड सी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से इंडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और यूएस ने इंडिया को भी कॉल कर दी है कि मेरी सपोर्ट में आ जाओ और अपनी शिप्स को लेकर आ जाओ। तो इंडियन नेवी भी इस टाइम तैयार है इंडियन ओशन में। अगर इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं और करंट अफ़ेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि रोज़ क्या हो रहा है पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में, और इसके अलावा रेड सी के बीच में क्या हो रहा है, यूएस क्या कर रहा है, ये सारे स्टेक होल्डर जो इस टाइम रेड सी में इन्वॉल्व हो चुके हैं और इसका नतीजा डायरेक्ट, जिस तरह रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इकॉनमी में हुआ था, तो उसी तरह रेड सी में जो वॉर है उसी में उसमें भी इकॉनमी पर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल और इसके अलावा गुड्स जो हैं वो रेड सी से ट्रांसफ़र होकर यूरोप में जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें।